दोस्तों, कहानी के दूसरे भाग में स्वागत है आपका। हम उम्मीद करते हैं आपका जीवन खुशहाल होगा। तन्हाइयाँ एपिसोड ऐसी लड़की के जीवन पर आधारित है जिसने अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष किया है। उसको समाज से कितनी परेशानियां मिली। शादी के शुरू में उसका जीवन आरामदायक था, मगर शादी के मात्र 1.5 साल के बाद उसके जीवन के संघर्ष की शुरुआत हुई। जो समय गुजरता गया वो उसके संघर्ष बढ़ते चले गए। दोस्तों, कहानी का हर एपिसोड महत्वपूर्ण है। इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। कहानी को लाइक करके शेयर करना न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राशिद अपने हर दोस्त, हर रिश्तेदार से मदद मांगता है और अपनी पूरी बात बताता है कि मुझसे ऐसी गलती हो गई, मगर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं। आखिरकार सब जगह से थक हार कर, हर जगह से नाउम्मीद होकर राशिद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। नीलामी से मात्र 1 दिन पहले वो ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में रेशमा या उसके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था। रात करीब 12:30 बजे रेशमा किचन में बच्चे के लिए दूध गर्म करने के लिए जाती है। राशिद फौरन उठकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और रेशमा को कुछ पता भी नहीं चल पाता। रेशमा अपने बच्चे को गोद में लिए किचन में दूध गर्म कर रही थी, तभी उसको गिरने की आवाज सुनाई देती है। राशिद को किचन से आवाज लगाती है, मगर राशिद कुछ बोलता ही नहीं। वो किचन से निकलकर जब कमरे में जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजा अंदर से बंद होने पर वो राशिद को फिर आवाज देती है। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर रेशमा दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है और रोने लगती है। रोते हुए हर तरह से राशिद को आवाज देती है। इतनी आवाज लगाने के बावजूद जब वो नहीं बोलता तो वो जाकर अपनी सास को बुला कर लाती है। राशिद की मम्मी भी आकर न जाने कितनी आवाजें राशिद को लगाती हैं, हर तरह की कसम देती हैं, मगर राशिद किसी हाल भी दरवाजा नहीं खोलता। अब ये दोनों आस पड़ोस वालों की मदद लेती हैं और दरवाजा तोड़ा जाता है। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। राशिद की मम्मी खड़े खड़े ही जमीन पर गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। रेशमा की चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। रेशमा बस इतना ही कह पाती है, ये क्या किया राशिद तुमने, और वो भी बेहोश हो जाती है। फिर एक पड़ोसी राशिद का रेशमा के मायके में फोन करके खबर देता है कि राशिद ने आत्महत्या कर ली। रेशमा का सुहाग उजड़ गया। शादी के मात्र 1.5 साल के बाद ही रेशमा विधवा हो गई। उसका 3 महीने का बच्चा यतीम हो गया। अभी उस मासूम बच्ची ने तो बोलना भी नहीं सीखा था और सर से बाप का साया उड़ गया। पड़ोसी पुलिस को फोन करके बुलाते हैं। पुलिस आकर राशिद की बॉडी उतरवाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। राशिद के आत्महत्या करने की वजह से अदालत नीलामी को 1 हफ्ते के लिए टाल देती है। राशिद की मिट्टी दफन हो जाने के 1 हफ्ते के बाद अपने घर की तबाही बर्बादी का नजारा रेशमा अपनी आंखों से देखती है। नीलामी से कुछ बचा हुआ पैसा रेशमा के हवाले कर दिया जाता है। राशिद की आत्महत्या की वजह से फाइनेंस कंपनी को अपना सारा ब्याज माफ करना पड़ता है। रेशमा की सास का भी कोई सहारा नहीं है, इसीलिए वो अपनी सास को अपने साथ अपने मायके लेकर चली जाती है।
रेशमा को जो बचा हुआ पैसा मिला है वो कोई बहुत लंबी रकम नहीं, मात्र 70,000 रुपये ही मिले थे। राशिद जहां दुकान किए हुए था वहां का किराया भी कई महीनों से नहीं दिया गया था। जब वहां के मकान मालिक को पता चलता है कि राशिद के मकान की नीलामी हो गई तो वो रेशमा के पास तकाजे के लिए आ जाता है। बचे हुए पैसे रेशमा उसको देकर बोलती है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। राशिद की दुकान में कुछ सामान है या नहीं है इसके बारे में भी रेशमा को कुछ नहीं पता। रेशमा की सास की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी। उसकी तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ जाती है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में तो एडमिट करा दिया जाता है मगर वहाँ की दवाइयों का पैसा तो रेशमा के पास है ही नहीं। रेशमा अपने परिवार वालों से बात करती है। बड़ी मुश्किल से 3,000 रुपये का इंतज़ाम हो पाता है। वो दवाइयाँ खरीद कर जब अस्पताल पहुँचती है तब तक उसकी सास का इंतकाल हो चुका था। हॉस्पिटल वाले रेशमा को 13,000 रुपये का बिल देते हैं और उसको जमा करने के बाद बॉडी ले जाने को कहते हैं। जिसके पास दवाओं का पैसा ना हो वो 13,000 रुपये हॉस्पिटल में देने के लिए कहाँ से लाएगा। हॉस्पिटल का तो ये नियम है, कोई जिए या मरे उनको तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। रेशमा के परिवार वाले सबसे मदद मांगकर उनकी बॉडी को हॉस्पिटल से ले जाते हैं और मिट्टी दफना दी जाती है। अब रेशमा अपनी 3 महीने की बच्ची की परवरिश करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लेती है। वो कई जगह नौकरी के लिए कोशिश करती है मगर इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देने की वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिल पाती। फिर उसको एक छोटी दुकान पर सेलिंग के लिए नौकरी मिल जाती है और वो वहाँ काम करने लगती है मगर उसकी बहुत छोटी बच्ची है, वो उसको अपने साथ नहीं रख सकती। इसीलिए उसको घर पर अपनी माँ के पास छोड़कर आती है और उसको नौकरी करते हुए अभी 1 साल गुजर जाता है और बच्ची अब 1.5 साल की हो जाती है। एक दिन ये दुकान पर थी तभी इसके पास घर से फ़ोन आता है कि माँ की हालत बहुत सीरियस है और मोहल्ले में ये अफवाह फैल जाती है कि रेशमा की अम्मी का इंतकाल हो गया। यही अफवाह का फ़ोन इसके पापा तक भी पहुंच जाता है। इसके पापा मकान पेंटिंग का काम करते हैं और वो एक बिल्डिंग में आउटडोर पेंटिंग कर रहे थे। ये खबर सुनते ही वो ऊपर से चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जब इसके पापा की बॉडी घर लाई जाती है तब अपने पति की बॉडी देखकर रेशमा की माँ का भी इंतकाल हो जाता है। दोनों जनाजे एक साथ उठाए जाते हैं। एक ही घर से 2 जनाजों को निकलने का मंजर सबकी आंखों को नम कर देता है। रेशमा की अब एक छोटी बहन और एक छोटे भाई के अलावा परिवार में कोई नहीं और उसकी अपनी बेटी भी अभी सिर्फ 1.5 साल की है। माँ बाप की मौत के 1 हफ्ते के बाद वो सोचने लगती है कि अगर हम ड्यूटी करते हैं तो बच्ची को कौन देखेगा और अगर ड्यूटी नहीं करें तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। यही सोच में रेशमा अभी तक कोई फैसला नहीं ले पा रही। एक दिन रेशमा के कॉलेज की कुछ दोस्त उसके घर उससे मिलने के लिए आती हैं। उसको इस हाल में देखकर दुख व्यक्त करती हैं और उसको राय देती हैं कि अगर हो सके तो तुम दूसरी शादी कर लो। शादी करने से तुम्हारा जीवन फिर से सुधर जाएगा और तुमको इतनी तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बच्ची बहुत छोटी है और 2 भाई बहन भी हैं। अगर कहो तो हम तुम्हारे बारे में अपने पापा से बात करें
हम लोग एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो बहुत सीधे साधे हैं। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, उनका एक बच्चा है। रेशमा उन लोगों को कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो कोई फैसला ले ही नहीं पाती। उन लोगों के बार बार एक ही बात कहने से रेशमा उनसे कहती है कि ठीक है, हम सोच कर बताएंगे। उधर इसकी दोस्त जाकर उस आदमी से भी मुलाकात करती हैं, उसको रेशमा की सारी बात बता देती हैं। वो सारी बात सुनकर दुख जाहिर करता है और शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि वो किराए पर रहता है, इसीलिए इस बात पर ज़्यादा जोर देता है कि मैं रेशमा के घर पर ही रहूँगा, ये घर मैं किराए का खाली कर दूँगा। अब ये लोग रेशमा के पास जाकर रेशमा को समझा बुझाकर उसको शादी के लिए राज़ी कर लेती हैं और ये भी बता देती हैं कि शादी के बाद वो यहीं आकर रहेगा, तुमको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। इस बात पर वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। रेशमा और अकील का निकाह बहुत सादगी के साथ हो जाता है। रेशमा के जीवन की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगती है। अकील स्वभाव का बहुत अच्छा है और रेशमा को बहुत प्यार करता है। अकील एक दिहाड़ी मजदूर है, इसीलिए उसकी इनकम ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो रेशमा के लिए और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाया करता था। अकील रेशमा को इतना प्यार इसलिए भी देता है, वो चाहता है कि रेशमा को राशिद की कमी कभी महसूस ना हो। रेशमा की बेटी अब 4 साल की हो गई और वो राशिद को धीरे धीरे भूल चुकी है। वो अपने पति और बच्चों में बहुत मस्त रहती है, मगर रेशमा के मुकद्दर में न जाने कौन सी बदनसीबी लिखी है। खुशियाँ थोड़े दिन उसके दरवाजे पर दस्तक तो देती हैं, मगर हमेशा के लिए ठहरती नहीं हैं। एक दिन नई जगह अकील मजदूरी करने गया। वहाँ पर आपस में ज़मीन को लेकर कुछ विवाद हो जाता है और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि नौबत हाथापाई तक आ जाती है। झगड़ा करने वालों में एक बंदा गोली चला देता है और गोली अकील के लग जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसको उठाकर जल्दी से सब लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और पुलिस के डर की वजह से हॉस्पिटल में ऐसे ही छोड़कर फरार हो जाते हैं। पुलिस उन सभी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और मसला ये है कि अब अकील का इलाज कौन कराए। ये बात जैसे ही रेशमा को पता चलती है, वो सब कुछ छोड़कर फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अकील को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है, इसीलिए रेशमा उससे मिल नहीं सकती। फिर डॉक्टर आकर रेशमा से कुछ कहता है। रेशमा अपनी आंखों में आंसू लिए हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाती है। रेशमा क्या करेगी, पैसा कहाँ से लाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं और अकील को गोली लगी है। इसका मतलब खर्चा भी बहुत ज़्यादा लंबा होगा। इसके आगे की कहानी दोस्तों मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। कहानी को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।